हाँ, तो हम देखेंगे कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। हमने देखा कि कोशिकाओं में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। तो कोशिका के अंदर कई प्रकार के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहा जाता है। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका के 3 गुण दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। मतलब 3 गुण दिखाई देंगे हमको। एक प्लाज्मा झिल्ली होगी, एक केंद्रक होगा, एक कोशिका। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका का सबसे बाहरी परत होती है। मतलब जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, तो जो बीच वाला भाग केंद्रक कहलाता है, इसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ जो द्रव भरा है ये प्लाज्मा द्रव या कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसको कोशिका द्रव्य या प्लाज्मा द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव मटेरियल। तो प्लाज्मा झिल्ली रुचि वाली कहलाएगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो यह सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है। मतलब ये बाहरी पर्यावरण से कोशिका को अलग करती है। और प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब कुछ पदार्थों को जो अंदर या बाहर आने जाने देती है, मतलब चयन करके कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाना चाहिए या इनको बाहर आना चाहिए, इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण का मतलब होता है अधिक से कम की ओर जाना। मतलब इसके अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व अधिक हो जाएगा तो अधिक मात्रा से कम मतलब बाहर आ जाती है। तो विसरण प्रक्रिया, हम पिछले अध्याय में विसरण प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती। सांद्रता मतलब इसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि इसके अंदर अधिक हो जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, तो कम सांद्रता बाहर है उसकी तरफ वह विसरित हो जाएगी। जिस प्रकार से साइकिल के ट्यूब से बाहर हवा निकलना, वो भी एक विसरण है। इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका अपशिष्ट और जिसका निष्कासन आवश्यक है कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसा कि कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है। उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा
कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर O2 बाहर से कोशिका में विसरण के द्वारा अंदर चली जाए। अब इसके अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, इधर बाहर है, तो बाहर से फिर विसरण विधि के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश कर जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैस आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार विसरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर हो जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि पादप कोशिका या जंतु कोशिका को हम शक्कर या नमक के विलयन में रखें तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। अर्थात कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। मतलब यदि शक्कर उसमें जल की मात्रा अधिक रहेगी तो जल क्या होगा? कोशिका के अंदर चला जाएगा, मतलब जो भी विलयन है पतला बनाया जाएगा। और जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, मतलब इस प्रकार की जल में रखा जाए कि दोनों की सांद्रता बराबर हो, बाहर के जल की भी और अंदर के जल की भी। कोशिका की सांद्रता बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। अब जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई है उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आया। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन, अब कोशिका के बाहर ऐसा विलयन रखा जाए कि अंदर वाले कोशिका के विलयन से अधिक सांद्रता पाई जाती है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। अब इस सांद्रता बाहर अधिक है तो इसका जल जो होगा परासरण क्रिया के द्वारा बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विलयन की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। तो परासरण भी एक कोशिका के लिए एक विधि है पदार्थों का आना जाना, मतलब सांद्रता के आधार पर। इस प्रकार तो एक कोशिकीय अलवली जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड्स प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। मतलब इसकी संरचना यदि देखना है तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा करते हैं। मतलब कोशिका के बाहर पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली है तो कुछ भोजन को ग्रहण करने के लिए भी सहायता करती है। इस विधि को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और यह अमीबा इसी विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। फिर